मेरी उम्र 19 साल थी। मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उन दिनों गर्मी शुरू हो गई थी, इसीलिए तो मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिल गई थीं। रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। पूरा वजूद थकान से टूट रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा बदन अकड़ चुका हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून करने लगी और हाथों से अपने सर को मसाज देने लगी। मेरे कराहने की आवाज सुनकर मेरा भाई सुनील कमरे में आया। कहने लगा, क्या हुआ बहना, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, कहाँ भाई, कहाँ बहुत होता है। अम्मी तो सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती हैं। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से नौकरानी भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर सुनील हंसा और मेरे पास बैठ गया। फिर कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। इसे पियोगी तो सुकून हो जाएगा। मैंने सुनील की बात सुनी तो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, बस तुम खाना बाहर से ले आना। मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। सुनील कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वह कमरे में आया। मुझे सुनील पर बहुत प्यार आया था। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। मैं उसे ढेरों दुआएं देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद मैंने गिलास एक साइड पर रखा और लेट गई। सुनील कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वह मेरे सिरहाने बैठकर अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मुझे भी सुकून आने लगा था। दर्द की शिद्दत भी कम होने लगी थी। मैं आंखें बंद करके सोने लगी। तब मैं गहरी नींद में चली गई। पता ही न चला, कई घंटे तक मैं सोती ही रही थी। मेरी आंख अम्मी की आवाज पर खुली थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो मेरा सर बुरी तरह बोझिल था। घड़ी पर टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे झटका सा लगा। बड़ी अजीब बात थी। अम्मी अब्बू ऑफिस से वापस आ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मैं उठकर जैसे ही 2 कदम चली तो मुझे चक्कर आ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ न रखती तो यकीनन गिर जाती। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो खाने की मेज पर सब बैठे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर उसके साथ कुर्सी पर बैठ गई। वह मुझे देखकर खाना मेरी प्लेट में डालकर देने लगा और फिर अम्मी को कहने लगा कि अम्मी, आप नाइमा पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करें। अरे, अगर नौकरानी नहीं आ रही तो उसकी जगह कोई और रख लें। ये बेचारी सारा दिन काम कर कर के थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत पीली पड़ चुकी है। मेरी हालत वाकई खराब हो चुकी थी। मैं काफी बोझिल सोच रही थी। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ही जॉब करते थे, क्योंकि सिर्फ अब्बू की जॉब से घर चलना मुश्किल था। ऊपर से हमारी पढ़ाई के खर्चे भी कुछ कम न थे। इसलिए मेरी अम्मी भी उसी कंपनी में जॉब करती थीं जहां बाबा करते थे। मैं और भाई का नाम उस वक्त कॉलेज जाते थे, मगर अभी इम्तिहान की वजह से छुट्टियां थीं। इसीलिए हमें घर ही रहना पड़ रहा था। मैंने यह बात नोट की थी कि पिछले कुछ दिनों से भाई का नाम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुका है। जब से मुझे छुट्टियां हुई थीं, वह मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम कर रही होती तो आकर मेरी मदद करने लगता। अगर मैं थक जाती तो मेरा सर दबा देता। मैं उसे मना करती मगर कहता कि नहीं, तुम थक चुकी हो, इतना काम करती हो, मेरा हक है कि मैं तुम्हें सुकून पहुंचाऊं। मैं भी खामोशी से रहती। मगर एक रात जो कुछ हुआ, मेरे होश उड़ गए थे कि सुनील कभी ऐसा भी कर सकता है। मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में दाखिल हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरे बिस्तर के करीब आया हो। भले ही मैं सो रही थी मगर मेरा जेहन बेदार था। मैंने फटाफट आंखें खोल दी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। बस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैं सोने से पहले हमेशा दरवाजा बंद करके सोती थी। फिर खुद कैसे खुल सकता था? मैं नींद से भरी आंखों से उठी और दरवाजे को लॉक करने लगी। दरवाजा लॉक होने के बाद दोबारा पलटकर बिस्तर पर सो गई। मेरी आंखें बंद थीं कि एक मर्तबा फिर मुझे कदमों की छाप सुनाई देने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठा हो। वह अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ा ही रहा हो, लेकिन मैंने पलटकर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। दरवाजा खोलकर भी बाहर देखा, मगर वहां पर भी कोई नहीं था। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे पानी की तलब हुई तो कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकली। एन उसी वक्त वह भी अपने कमरे से बाहर निकला था। मुझे उठकर देख कहने लगा कि क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? मैं उसे बताने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे ही महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर दोबारा कमरे में आई।
फौरन भाई का नाम भी पीछे ही मेरे पास आ चुका था। कहने लगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे कहा कि नहीं नहीं, मेरी वजह से अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में सो जाओ। मगर सुनील जिद करने लगा कि आपको मैं अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। चलिए, आप सो जाइए, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर वह तो मेरे कमरे में ही सोने पर बजित था। मैं बेड पर जा सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं पर सो गया। उस रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई सिरहाने पर बैठकर मुझे बहुत देर तक देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को भी सहलाया हो, मेरे चेहरे पर भी उंगलियां फेरी हों और मैं पुरसुकून से सो रही थी। मुझे सब कुछ एक ख्वाब भी लग रहा था। अगली सुबह मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा ही खुशगवार था, मगर जैसे ही अपने वजूद पर गौर किया तो मैं बौखला गई। यह तो शुक्र था कि मैंने दुपट्टे से अपना जिस्म ढक रखा था, क्योंकि सोते हुए मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि आज से पहले मैं कभी इस तरह गाफिल होकर नहीं सोई थी। आज सुनील बहुत खुश लग रहा था। न जाने क्या वजह थी। मैंने उससे पूछा तो वह बोला, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको जैसी बहन मिल जाए वह क्यों खुश न हो। घर के सारे काम वगैरह निपटाकर मैं बैठी थी कि सुनील तेल लेकर मेरे सर पर आ गया। कहने लगा, दीदी आप अपने बाल खोलें, मैं आपके सर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती थीं। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर वह तो मेरे बालों से क्लिप उतार कर कहने लगा, दीदी फिर नखरे मत किया करें। किस्मत वालों को मिलते हैं मुझ जैसे भाई। आपका भाई जब आपके इन खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको मसला ही क्या है। चलिए आइए, मैं आपके सर का मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे वहां से उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। सुनील मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाया करता था। कहता था कि आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है। आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और मैं आपके लाड उठाता रहूं। सुनील मेरा मसाज कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में तो जैसे जादू था। मसाज से मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू बड़ी ही जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा ऑयल है। कहने लगा, ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए है। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, यह उन बालों के लिए ही बना है। उसकी बातें बहुत ही प्यारी होती थीं। मैं समझ नहीं पाती थी कि यह बात किस तरीके से कर रहा है। बहरहाल, मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोती जा रही थी। एक मर्तबा फिर मैं सो चुकी थी, मगर जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा वजन मेरी टांगों पर रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द फैलता जा रहा था। अंधेरे से उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने वजूद पर गौर किया तो मैं मुकम्मल भीगी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और घर में भाई का नाम था। आखिर यह सब कुछ हो क्या गया था। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ यह सब कुछ हो क्या रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर वॉशरूम गई और फ्रेश हुई थी। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसे लगा जैसे मैं सोई नहीं, बल्कि कोई मशक्कत वाला काम कर रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे खुसर फुसर की आवाज आई। ऐसे लग रहा था जैसे सुनील किसी से बात कर रहा हो। घर में तो मेरे और उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले तो किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आना बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब सुनील कमरे से निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिनको देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े थे। अगले ही पल सुनील की भी नजर मुझ पर पड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगा, दीदी आप उठ गई हैं। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर बोली, सुनील इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं तो हैरान हो गई थी कि उसने ये पैसे अब्बू के तो नहीं निकाले। मैं सख्ती से बोली तो वह सहम गया। कहने लगा कि ये पैसे तो अब्बू के एक दोस्त कई साल पुराना कर्जा उतारने आए थे। मैंने तो सोचा था कि उनसे मोबाइल लूंगा,
लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ, तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। तुम्हारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम बजाय ये पैसे उनको देने के मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। सुनील शर्मिंदा था, मगर मैंने वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। सुनील ने मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। आज वह सोने भी जल्दी चला गया था। अगले रोज मैं किचन में काम कर रही थी जब सुनील अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी जब वह सब हंसते हुए अंदर दाखिल हुए। मैंने फौरन दुपट्टा किया था और फिर सुनील को बुलाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते भी हो इस वक्त अम्मी अब्बू घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। सुनील कहने लगा कि यह मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका ख्याल करूं। अच्छा सा खाना तैयार करें, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती, चेक करना तो जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे सुनकर उसका रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर आखिर वह ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना मेज पर लगा दिया। मैंने गौर किया था कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वह सभी मर्द थे, सुनील से बड़े थे। अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह चुकी थी। जैसे ही वह गए तो मैं सुनील पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थपथपाकर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है आप में। नहीं आएंगे वह दोबारा, मगर आप इस बारे में अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार न्योछावर करने लगता तो कभी चढ़ने लगता। बहरहाल मैंने हाँ में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे उसकी हरकतें कुछ संदेहास्पद सी लगने लगी थीं, क्योंकि वह मुझे अजीब ही तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने जब आंखें खोली तो सुनील मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। अम्मी अब्बू को तो कान से ही फुर्सत नहीं। खैर, मैं भी पुरसुकून हो चुकी थी, आंखें बंद किए सोने लगी। सुनील के हाथों के मसाज से तो मैं नींद की वादियों में खोने लगी थी, मगर मेरी आंख खुली तो मेरे होश गुम हुए थे। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेड पर एक शर्ट भी पड़ी थी और साथ ही एक मर्दाना परफ्यूम भी पड़ा था। आखिर यह सामान किसका था? मैं तो कितनी देर कुछ बोल न सकी। सर में इस कदर शदीद दर्द की टीसें उठ रही थीं कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे तो किसी ने बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे अपने पास खुसर फुसर की आवाज आ रही थी, मगर ये कौन बोल रहा था मैं पहचान न सकी। मुझे तो सिर्फ सुनील की आवाजें लग रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे सुनील मेरे कमरे में मौजूद हो, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो सारा मंजर मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने आंखें सबसे पहले बेड की जानिब देखा, जहां पर शर्ट और परफ्यूम पड़ा था, मगर अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं भी बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ न पाती। घर में सिवाय मेरे और सुनील के और कोई होता भी नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा भी क्या होता था कि मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबोर होता। ऐसे लगता जैसे मुझे पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस्म दर्द से चूर था, रंगत भी बिल्कुल पीली ही पड़ चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती चली जा रही थी। उस रोज भी सुनील मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर कमरे में आ चुकी थी। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी तबीयत देखकर अम्मी भी परेशान होने लगी। कहने लगी, मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। आखिर क्या मसला है तुम्हें? देखो तो सही, ऐसे जर्द पड़ चुकी हो। उस रोज सारी रात मैं उल्टियां करती रही, सांस फूल रहा था, ठीक से सो न सकी। अगले रोज मेरे माँ बाप हमेशा की तरह फिर से अपने काम पर जा चुके थे। उन्हें तो शायद मेरी कोई परवाह ही न थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां पर अल्ट्रासाउंड में ये आया था कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कौन कर सकता था? सुनील मेरा भाई था, लेकिन फिर जहन में यह बात आई कि सुनील को तो मैं अपना सगा भाई समझती हूँ, जबकि यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सुनील मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की औलाद है, जबकि मैं तो अपनी अम्मी की पहली शादी में से थी। इस तरह की बातें मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं।
समझ नहीं आ रहा था कि किस मुंह से अपने माँ बाप को इस बारे में बताऊं। सुनील मेरे पास बैठा माँ बाप के सामने कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। अगले ही रोज मैं हॉस्पिटल गई और गर्भपात से पहले डॉक्टर से कहा, इस बच्चे का डीएनए करें। डॉक्टर ने डीएनए रिपोर्ट पकड़ाई तो मैं तो जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। मैं जो समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। ये बच्चा तो किसी और का था, लेकिन ये कौन था? मेरे अम्मी अब्बू घर से गए तो मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। उस रोज वह फिर मेरे पास आया और मेरे सर में मसाज करने लगा। मैं भी खामोशी से लेटी रही। बहुत कोशिश की कि न सोऊं, मगर शायद उस तेल में बेहोशी की दवा थी जिसे सूंघते ही मैं बेहोश हो जाती। कई घंटों बाद मुझे होश आया था। माँ बाप भी घर आ चुके थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने की तो मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई थी। सुनील मेरे कमरे में अपने दोस्तों को ला रहा था जो मेरे साथ बलात्कार कर रहे थे। अपना मकसद पूरा करने के बाद सुनील को उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। यह बात मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटी थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर सुनील का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ों की बौछार उसके मुंह पर कर दी। सुनील बौखलाया हुआ था। अम्मी अब्बू भी वहीं पर आ गए। वह गुस्से से मेरे हाथ पकड़ चुके थे कि होश में तो हो, क्या पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो इस बंदे को। मैंने रोते हुए वह वीडियो उन्हें दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ ये सब कुछ करवाता है। वीडियो मेरी माँ ने देखी तो वह फर्श पर गिर चुकी थी। अब्बू को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने सुनील को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गुस्से से लगा कि मैंने उसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। लोग उसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं। इसलिए मैंने यह कदम उठाया, अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। अब्बू ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और दोबारा पलटकर इस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने गर्भपात तो करवा दिया, मगर उस बंदे ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ किया था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। यकीनन आजकल के इस पुरफितन दौर में भाई वही होता है जो आपके सगे वालिदैन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना यकीनन बहुत बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वह किसी न किसी की बेटी की इज्जत को नीलाम करें। तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले वालिदैन से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को साथ पर्दों में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला न छोड़ें। सारे मामले में आखिर गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप भी पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही गाफिल हो गए थे, या फिर कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी, जिस पर मैं हद से ज्यादा एतबार करती थी, उसे अपना सगा भाई समझती थी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। करण मेरे पति का दोस्त था। वह पेशे के लिहाज से ड्राइवर था और जब भी वह दूसरे शहर से वापस आता तो रात हमारे घर गुजारता। एक दिन मेरे पति दफ्तर के किसी काम से 3 दिन के लिए दूसरे शहर चले गए तो करण रात को हमारे घर आया। पहले मैंने कहा कि मैं घर पर अकेली हूँ और करण से कहती हूँ कि पति घर पर नहीं है, आप किसी होटल में ठहर जाए। लेकिन फिर सोचा कि कहीं पति बुरा ना मान जाए, इसलिए दरवाजा खोल दिया। वह अंदर आया तो मैंने उसे खाने का पूछा। वह बोला कि वह खाना खाकर आया है। विशाल कहाँ है? मैंने उसे विशाल के दौरे के बारे में बताया तो वह कुछ सोचकर चुप हो गया और बोला, भाभी आप सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। मैं अपने कमरे में गई, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने लाइट बंद की और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। फिर आखिरकार मेरी आंख लग गई। रात के 12 बजे थे जब अचानक मैंने महसूस किया कि रजाई में कोई है और उसकी सख्त चीज मेरे अगले रास्ते को टच हो रही थी और वह मेरे ऊपर के निशीबो फराज को चूम रहा था। मैंने डर कर चीख मारी और फौरन उठकर लाइट ऑन की तो रजाई में लेटे शख्स को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो
बचपन में ही मेरे पिता का इंतकाल हो गया था। मुझे सौतेली माँ ने पाला और अपने रिश्तेदारों में ही मेरी शादी कर दी। उनके इंतकाल के बाद मायके का दरवाजा बंद हो गया। मेरा पति नेकसीरत और शरीफ आदमी था। उनका नाम विशाल था। विशाल मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी शिकायत का मौका न दिया। मैं अपने घर में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक ही हादसा हुआ, जिसने मेरे महकते हुए गुलजार को वीरान कर दिया। एक दिन विशाल हमेशा की तरह ऑफिस गए। रास्ते में किसी के सामने एक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी। विशाल बुरी तरह जख्मी हो गए। लोग उनको हॉस्पिटल ले गए। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वह घर आए तो अपने पैरों पर नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे चलकर आए, और उनके साथ एक शख्स था जिसका नाम करण था। उन्होंने बताया कि वह करण ड्राइवर है जिसकी गलती से वह हादसे का शिकार होकर जख्मी हुए और चलने फिरने से माजूर हो गए। दरअसल करण उनके बचपन का दोस्त है जिसे उनके दादा ने पाला था। दोनों ने शुरुआती शिक्षा एक ही स्कूल से हासिल की और विशाल तो पढ़ लिखकर अफसर बन गए, जबकि करण 8वीं से आगे न पढ़ सका और ट्रक ड्राइवर बन गया। मुद्दतों बाद दोनों की मुलाकात हॉस्पिटल में हुई, जहां करण विशाल को देखने आया था। हुआ यह कि जब मेरे पति को इल्म हुआ कि उनको शदीद जख्मी करने वाला ट्रक ड्राइवर हवालात में है, तो उन्होंने मालूम करना चाहा कि वह कौन है। तब पता चला कि वह उनका दीर्ना साथी और बचपन का दोस्त करण है। विशाल ने अपने दीर्ना दोस्त करण की जमानत भी खुद ही करवाई और उसे माफ कर दिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो उसे अपने साथ घर ले आए। हकीकत यह थी कि विशाल को अपनी और अपने घर की देखभाल के लिए किसी शख्स की जरूरत थी। ऐसा आदमी जिस पर वह भरोसा कर सके, जो ड्राइविंग भी जानता हो और उनको वापस लाने और ले जाने की ड्यूटी दे सके। जबकि करण ने अपनी सेवाएं पेश की तो विशाल ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया। बस उस दिन से वह हमारे घर का एक सदस्य बन गया और हमारे साथ रहने लगा। करण का बाप नहीं था और उसकी परवरिश मेरे ससुर ने की थी। एक तरह से वह हमारे लिए अपने जैसा था। विशाल उसे करण भाई कहते थे। कभी विशाल कंपनी के काम से दौरे पर जाते, करण घर पर होता। तभी मैं उसकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित ख्याल करती थी। वह विशाल का दोस्त ही नहीं बल्कि मुंह बोला भाई और घर का रखवाला था। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और मैं औलाद की नेमत से महरूम थी। तभी घर खाली खाली था और मैं बेहद तन्हाई महसूस करती थी। ऐसे में करण की दिलचस्प बातें मुझे बोरियत से बचा लेती थीं। होते होते करण से मैं बेहद मानूस हो गई। हालांकि मानूसियत अलग बात है, लेकिन मेरी नीयत में कोई खराबी न थी। तन्हाई से उकताकर उसके साथ बातें करती थी, वरना विशाल तो सुबह के गए रात को घर आते थे। विशाल का इलाज कंपनी की तरफ से हो रहा था जहां वे काम करते थे। कंपनी के मालिक की मेहरबानी थी कि जब वे पूरी तरह ठीक हो गए तो उनको दोबारा नौकरी दे दी गई, क्योंकि वे कुर्सी पर बैठकर काम कर सकते थे। विशाल बहुत बाहिम्मत आदमी थे। इतने बड़े हादसे से गुजरने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और अपने दोस्त को भी न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि अपने साथ रख लिया था। उनको यकीन था कि उनका यह दोस्त अच्छा आदमी है, लेकिन इंसान लाख अच्छा हो, कभी शैतान के बहकाने से अंधेरों में भटक भी सकता है। हमें तन्हाई मयस्सर थी तो एक वक्त आ गया कि शैतान गालिब आने लगा और मैं शैतान के हाथों खिलौना बनते बनते रह गई। हम तो समझ रहे थे कि विशाल हर बात से गाफिल है, मगर वे छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा कि आज मैं दौरे पर जा रहा हूँ, 2 दिन बाहर रहूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। करण को उन्होंने घर की 4 दीवारी में बने स्टोर में जगह दे दी थी। मुझे उस रोज खुदा हाफिज कहकर घर से नहीं गए, बल्कि अलाउंस के अंदर बनी हुई सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गए, और मैं यही समझी कि वे घर से चले गए हैं, क्योंकि ऑफिस की गाड़ी बजाहिर उनको लेने भी आई थी। मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से गाड़ी को घर के अंदर आते देखा था, जबकि करण उस वक्त सो रहा था। विशाल के जाने के बाद 1 घंटे बाद दरवाजा खुला तो वह करण था। वह मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि विशाल उस कमरे में आ गए जहां मैं और करण थे। हमारे उसान खता हो गए। हम तो किसी और ही दुनिया में थे कि उनके आने की खबर तक न हुई। अब मुझे अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा। जाहिर है वे भी बैसाखी पर चलकर आए थे, मगर उनकी बैसाखी की आहट तक हम न सुन पाए थे। विशाल ने निहायत ठंडे लहजे में सवाल किया कि मुझे सच सच बताओ, करण का इस वक्त यहाँ मौजूद होना इसकी क्या वजह है? क्या यह महज इत्तेफाक है या तुम दोनों मेरे घर की छत तले रहकर मुझे धोखा दे रहे हो? याद रखना, अगर सच न कहा तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। उन्होंने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया। मेरा सांस ऊपर का ऊपर रह गया।
मैं गुम थी और करण के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। अलबत्ता दोनों के लबों पर शर्मिंदगी थी, क्योंकि पति की गैर मौजूदगी में ड्राइवर का मालिक के बेडरूम में होना शर्मनाक बात थी। अचानक विशाल ने ऊंची आवाज से कहा, मुझे बताओ तो सही, मुझसे तुमको क्या तकलीफ पहुंची है? आखिर क्या शिकायत है? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा या किसी शय की कमी की है? दुख दिया है जो तुमने मुझसे बेवफाई कर रही हो? अगर कोई ऐसी बात नहीं है तो गीता पर हाथ रखकर दोनों कसम खाओ कि तुम्हारी नियतों में कुछ फतूर नहीं है। मैं इतनी बड़ी कसम खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुझ पर लर्जा तारी हो गया और चकराकर फर्श पर गिर गई, और करण ने भी कसम उठाने से इनकार कर दिया। तब विशाल ने पिस्तौल उसके हाथ में देकर कहा, तो इसी का हक अदा करो, मुझे शूट कर दो। मैं ऐसी बेगैरती की जिंदगी अब नहीं जी सकता। फिर विशाल ने मुझे दोनों शानों से पकड़कर उठाया और बिस्तर पर बिठाया और बोले, कोई शिकायत है तो कहो। मगर मेरे मुंह से एक लफ्ज न निकला। मुझे कोई शिकायत होती तो कहती। मैं तो पसीने से चूर चूर थी। जी चाहता था कि अभी जमीन फट जाए और मैं और करण उसमें समा जाए। मुझे यह इल्म था कि इस वक्त अगर विशाल न आते तो हम दोनों मुंह काला कर चुके होते और रंगे हाथों पकड़े जाते। विशाल ने करण से कहा, तुम मेरे दोस्त हो, जिसने गलती से मुझे अपाहिज किया और मैंने उसको घर में रख लिया। और क्या इसी दिन के लिए कि तुम मेरी इज्जत पर नजर रखोगे, मेरा घर उजाड़ने की कोशिश करोगे, मेरी खुशियां पामाल कर दोगे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मेरे दादा ने तुमको पाला पोसा और यहां तक पहुंचाया। तुमने मुझे किस दलदल में धकेल दिया? किस नियत से तुम यहां आए हो? लो पिस्तौल और मुझको खत्म करो। भगवान के लिए इस अजियत से तुम ही मुझे निजात दिला दो, और फिर जो चाहे मनमानी करो। विशाल की बात हम दोनों सुन रहे थे, मगर पत्थर के बुत की तरह, जो सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुन सकते। और विशाल की तो ऐसी कैफियत थी कि हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कोई जान निकलने के करीब हो। बाखिर विशाल ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी की हैसियत से नहीं रख सकता। मैं तुम्हें आजाद करता हूं ताकि तुम करण से शादी कर सको। मैं शाम तक शहर से बाहर जा रहा हूं। तुम इस दौरान जो चाहो ले जाओ, मगर यहां से कहीं दूर चले जाना। मैं भी इंसान हूं। फिर विशाल ने करण के सामने ही मुझे तलाक दे दी थी और घर से चले गए। अब हम दोनों पछता रहे थे, लेकिन अब तक हमने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन जिस रास्ते पर जा रहे थे वह सरासर गलत था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने करण से कहा, अब मेरा घर बर्बाद हो चुका है और तुम्हारी वजह से हुआ है। अब बेहतर है कि तुम अब मेरी जिम्मेदारी कबूल कर लो, वरना तलाका याफ्ता औरत का कोई सहारा भी नहीं बनता। कहाँ जाएगी? सजा इंसान को भूल की नहीं, बल्कि नीयत पर मिलती है, जो मुझे भी मिल गई है। विशाल अगर तलाक के अल्फाज न भी कहते, तब भी वह अपने साथ नहीं रखते मुझे। रखते भी तो दोनों की जिंदगी अजियत में गुजरती। बेहतर है यहां से चलकर शादी करके इज्जत से जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैंने अपने चंद जोड़े कपड़े, जरूरत का सामान और कुछ नकदी पैसे ले लिए। विशाल के आने से पहले उनका घर छोड़ दिया। हम कानपुर से बैंगलोर आ गए। चंद दिन करण के जानने वाले के घर पर रहे। कुछ अरसा गुजारने के बाद मैंने करण से ब्याह कर लिया। एक छोटी सी कॉलोनी में एक सस्ता सा घर किराए पर ले लिया और वह किसी ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर हो गया। इंसान को जब तक जन्नत से निकाला नहीं जाता, वह नहीं समझ सकता कि जन्नत की क्या कीमत होती है। ख्वाबों की दुनिया और हकीकत की दुनिया और होती है। अब पता चला कि जिंदगी के असल मसले क्या हैं। मैं एक खुशहाल शख्स की पत्नी थी तो तन्हाई काटती थी। अब एक ऐसे शख्स के साथ ब्याही गई हूं जो रोज नशा करता है, शराब पीता है, मुझे मारता पीटता है। अब दिल जलता है। विशाल की मोहब्बत, उसकी खूबियां, अच्छाइयां याद आती हैं। अब खून के आंसू रोती हूं। एक दिन करण बस लेकर जा रहा था कि नशे में तेज रफ्तारी की वजह से बस उसके काबू से बाहर हो गई। हादसा ऐसा शदीद था कि वह भी न रहा और कई मुसाफिर हौलनाक हादसे की नजर हो गए थे। अखबार में खबर के साथ उसकी तस्वीर भी शाया हुई। पड़ोसी अखबार लेकर आया और मुझे बताया कि तुम्हारा पति हादसे में खत्म हो गया है। यह टूटा फूटा सहारा भी जाता रहा। ट्रांसपोर्टर ने कोई मदद न की, लेकिन अपने घर में काम करने की पेशकश कर दी। मुझे भी रहने का सहारा और जीने का आसरा चाहिए था, तो मैं वली के घर काम करने लगी। वली के घर मेहमान आया तो उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा। उनकी बेगम बोली, आज मुलाजिम छुट्टी पर है, ये मेहमान के पास ले जाओ। साहब और मेहमान लॉन में बैठे हैं। जब मैं चाय की ट्रे लेकर वहां गई तो मुझे देखकर मेहमान उठ खड़ा हुआ। तभी मैंने उस पर नजर डाली तो ट्रे मेरे हाथ से छूट गई। वली साहब ने हैरत से हमें देखा। अब विशाल ने कहा, यह महिला आपके यहाँ काम करती है?
हाँ, उसने जवाब दिया। क्या आप इनको जानते हैं? क्यों नहीं? ये मेरी साबिका पत्नी है। वली ने परेशान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन इनके पति तो हाल ही में फौत हुए हैं। हाँ, मैंने जब शक ऑफ शुबह की वजह से इनको जल्दबाजी में तलाक दे दी, तो यह बेयारो मददगार हो गई थीं। तभी मेरे ड्राइवर ने इनके साथ शादी करके इनको जीने का आसरा दिया, जो चंद दिन पहले एक हादसे में जान बहक हो गया है। मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी। वह मेरे यहाँ मुलाजिम था। इसके बाद वली ने मुझे चंद दिन इज्जत से रखा और विशाल से कहा कि इनकी इद्दत हो जाए तो बेहतर है कि तुम ही दोबारा इनसे शादी कर लो, वरना बेचारी तमाम उम्र कैसे गुजारेगी। इनकी तो कोई औलाद भी नहीं है। विशाल भी तलाक देकर सुखी न थे, पछता रहे थे। एक रोज मेरा उनके साथ वली के घर पर दोबारा ब्याह हो गया और वह मुझे घर ले आए। भगवान की करनी ऐसी हुई कि उसने हम बेऔलादों पर रहम किया और मैं उम्मीद से हो गई। पहला बेटा हुआ, फिर बेटी और फिर बेटा हो गया। मैं 3 बच्चों की मां बन गई। माँ जी के गम को भुलाकर हम दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की परवरिश में खो गए। कहते हैं कि हर दुख के बाद राहत होती है। औलाद की सूरत में हमें भी राहत मिली। बच्चे अच्छे तालीम याफ्ता होकर अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। 2 साल पहले विशाल का इंतकाल हो गया है। मैं अपने बच्चों के सहारे जिंदा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के नशीबो फराज देख लिए हैं और माँ जी की गलतियों से यही सबक सीखा है कि कभी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, खुसूसन गैर मर्द पर। अपने घर में अपने पति और बच्चों के साथ ही फैमिली मुकम्मल होती है। कोई गैर आदमी अगर घर में रिहाइश पजीर हो तो उससे फासला रखना जरूरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।